जरा सोचिए, आप सुबह सुबह अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं और सामने किसी अनजान इंसान का मैसेज है जो सरेआम आपको कह रहा है कि तुम एक असफल इंसान हो। उफ। मतलब दिन की शुरुआत ही इतनी नेगेटिविटी से। कोई भी आम इंसान तो शायद इरिटेट हो जाए या सीधा ब्लॉक कर दे। बिल्कुल। और ट्विटर पर, जिसे हम अब एक्स कहते हैं, एक यूजर ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को ठीक यही बात बोली। उसने लिखा कि तुम एक फेल क्रिकेटर हो तो तुम्हें क्रिकेट पर ज्ञान देने का हक किसने दिया। और अमूमन ऐसे में सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, या तो इग्नोर करते हैं या उनकी पीआर टीम कोई सेफ सा कोई डिप्लोमेटिक जवाब दे देती है। एग्जैक्टली। लेकिन आकाश चोपड़ा ने जो किया ना, उसने बस उस ट्रोल की बोलती ही बंद नहीं की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वो आलोचनाओं से घबराने वाले इंसान बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनका जो रिप्लाई था वो सच में एकदम सैवेज था। मतलब उन्होंने सीधा उस ट्रोल को टैग किया और लिखा कि मैंने तुम्हें गूगल किया और तुम्हारा तो क्रिकेट छोड़ो किसी भी चीज में कोई करियर नहीं मिला। हाँ, वो लाइन बहुत बढ़िया थी कि तुम्हारे ही लॉजिक के हिसाब से तुम मेरे बारे में बात कैसे कर सकते हो, जाके अपनी जिंदगी जियो मेरे दोस्त, लव यू। बिल्कुल। और देखो, ये सिर्फ कोई आम इंटरनेट क्लैप बैक या रोस्ट नहीं था। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये इस इंसान की पूरी साइकोलॉजी को दिखाता है, खुद को फिर से गढ़ने की, यानी री-इन्वेंशन की साइकोलॉजी। सही बात है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका 2004 के नागपुर टेस्ट वाला वो वीडियो, जहां वो जेसन गिलेस्पी की तेज गेंद पर अजीबोगरीब तरीके से बोल्ड हुए थे। अरे हाँ, वो वीडियो तो सालों तक मीम मटेरियल बना रहा इंटरनेट पर। लोग उसे बार बार शेयर करके उनका मजाक उड़ाते थे। वही तो जो इंसान इस लेवल की ट्रोलिंग झेल चुका हो, जिसके नाम के साथ बाकायदा असफल का ठप्पा चिपक गया हो, वो इंसान उसी आलोचना को अपना बेस बनाकर करोड़ों का मीडिया और डिजिटल एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता है। ये सच में कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड दिमाग है। और इसीलिए आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद यही है। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, विकिपीडिया के स्टैट्स हैं, उनके डिटेल्ड इंटरव्यूज और यूट्यूब के एनालिटिक्स हैं। तो इस पूरी जानकारी को खंगालकर हम ये समझेंगे कि कैसे कोई अपनी सबसे बड़ी आलोचना को अपनी ताकत में बदल सकता है। तो चलिए फिर सबसे पहले इस असफल क्रिकेटर वाले मिथक का ही पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम क्रिकइन्फो के आंकड़े देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर उनका करियर सिर्फ 10 टेस्ट मैचों का रहा और उसमें उन्होंने 23 की मामूली सी औसत से सिर्फ 437 रन बनाए। कागज पर ये वाकई एक बहुत ही खराब रिकॉर्ड दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। 10 टेस्ट में 437 रन काफी कम है, लेकिन आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, राइट? एग्जैक्टली। अगर हम साल 2003-04 के उस दौर में वापस जाएं, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, तब जाकर समझ आता है कि असल में उनका काम वहां रन बनाना था ही नहीं। एक मिनट रुको, एक ओपनिंग बैट्समैन का काम रन बनाना नहीं था? ये थोड़ी अजीब रणनीति नहीं लगती? अजीब लगती है, पर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो कूकाबुरा की नई गेंद इस्तेमाल होती थी ना, वो शुरुआत के 20-30 ओवर्स में बहुत खतरनाक उछाल और स्विंग लेती थी। हाँ, और ब्रेट ली और जेसन गिलेस्पी जैसे बॉलर्स तो उस टाइम अपने एकदम पीक पर थे। बिल्कुल, वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को तबाह कर सकते थे। तो ऐसे में इंडियन टीम मैनेजमेंट की रणनीति बहुत ही क्लियर थी। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज बैठे थे। तो मतलब आकाश चोपड़ा को एक शील्ड की तरह यूज किया गया? एकदम सही। उनका काम था बस क्रीज पर डटे रहना, शरीर पे गेंदें खाना और लगातार गेंदों को छोड़ते रहना, ताकि कैसे भी करके वो शुरुआती 30 ओवर निकल जाएं और गेंद की चमक खत्म हो जाए। ताकि जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाए और पिच शांत हो, तब वीरेंद्र सहवाग और वो जो लेजेंडरी मिडिल ऑर्डर था, वो अपना आक्रामक खेल दिखा सके। हाँ, मेलबर्न और सिडनी टेस्ट में सहवाग के साथ उनकी जो 100 रनों की साझेदारियां हुई, वो इसी रणनीति का परफेक्ट उदाहरण थी। चोपड़ा एक छोर पर डिफेंसिव दीवार बने रहते थे और सहवाग खुलकर मारते थे। और उस ऐतिहासिक सीरीज को भारत ने 1-1 से ड्रॉ किया था, जो कि उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में जाकर मतलब किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। बिल्कुल नहीं। और उस ड्रॉ में आकाश चोपड़ा के उस धीमे, बोरिंग लेकिन बहुत ही जरूरी खेल का एक बड़ा योगदान था, जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। समझ रही हूँ। लेकिन अगर उनकी वो ढाल वाली भूमिका इतनी ही रणनीतिक थी और काम भी कर रही थी, तो फिर टीम से उन्हें इतनी जल्दी ड्रॉप क्यों कर दिया गया? क्योंकि देखो, खेल के नियम और जरूरतें बहुत तेजी से बदल रही थी। उनका जो ये लो रिस्क हाई परसेंटेज वाला खेल था ना,
वो सिर्फ एक खास कंडीशन में ही काम आता था। हाँ, जैसे टफ ऑस्ट्रेलियन पिचों पर। राइट। लेकिन जब फ्लैट पिचों पर टीम को तेज शुरुआत चाहिए थी और उनका खुद का रन बनाने का औसत गिरने लगा, तो जाहिर सी बात है उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और यहीं पर मुझे लगता है कि उनका जो डोमेस्टिक यानी घरेलू क्रिकेट का रिकॉर्ड है, वो एक एकदम अलग ही कहानी सुनाता है। मतलब अगर हम उन 10 इंटरनेशनल मैचेस को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, तो उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन हैं। बिल्कुल। और नाबाद 301 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। उन्होंने दिल्ली के लिए 1 और राजस्थान के लिए 2 बार, मतलब टोटल 3 बार रणजी ट्रॉफी जीती है। और फील्डिंग में भी उन्हें एकनाथ सोलकर के लेवल का शॉर्ट लेग फील्डर माना जाता था, जो कि क्रिकेट में सबसे खतरनाक और एकदम रिफ्लेक्स ड्रिवन जगह होती है, जहां गेंद पलक झपकते ही सीधे हेलमेट या शरीर पर आकर लग सकती है। तो इसका मतलब टैलेंट या तकनीक की तो कोई कमी नहीं थी उनके अंदर। बिल्कुल नहीं। तो क्या ये कहना सही होगा कि वो खराब खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे युग में फंस गए थे जो उनके स्टाइल के लिए बना ही नहीं था? मैं कहूँगा ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। वो टेस्ट क्रिकेट के उस क्लासिक सांचे के आखिरी खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें क्रीज पर टाइम स्पेंड करना पसंद था। पर क्रिकेट तब अपने सबसे बड़े एवोल्यूशन से गुजर रहा था। T20 फॉर्मेट की एंट्री हो चुकी थी। हाँ, IPL की चकाचौंध आ गई थी। अब खेल में धैर्य से ज्यादा पावर हिटिंग और 360 डिग्री शॉट्स की डिमांड थी। और T20 और IPL से मुझे याद आया, उनके IPL के आंकड़े तो सच में किसी बुरे सपने जैसे थे। बहुत ही खराब। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के लिए शुरुआती सीजन्स में खेलते हुए उन्होंने कुल मिला के सिर्फ 53 रन बनाए थे। सिर्फ 53 रन, और उनका स्ट्राइक रेट भी 75 से कम था। मतलब एक ऐसे फॉर्मेट में जहां 130 का स्ट्राइक रेट भी आजकल कम माना जाता है, वहां 75 का स्ट्राइक रेट तो वो तो एक तरह से क्रिकेटिंग क्राइम ही है। एग्जैक्टली। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे आज के टिकटॉक और 15 सेकंड की रील्स वाले तेज तरार युग में कोई इंसान 1000 पन्नों की क्लासिक नॉवेल पढ़ने की जिद कर रहा हो। हाँ, और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि आकाश चोपड़ा को खुद इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो गया था। अच्छा, आमतौर पर तो एथलीट्स आसानी से मानते नहीं है। वही तो, जब किसी खिलाड़ी का करियर ढलान पर होता है या नए फॉर्मेट में वो फ्लॉप होता है, तो उसका ईगो बीच में आ जाता है। वो लगातार कमबैक की कोशिश करता है। लेकिन चोपड़ा ने बहुत ही ठंडे दिमाग से सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया कि T20 की ये जो तेज रेस है, वो इसे बल्ले से तो नहीं जीत सकते। बिल्कुल, और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने शांति से बैट को किनारे रखा और माइक थाम लिया। और क्या गजब का स्विच था वो। मतलब जो इंसान T20 की स्पीड के लिए सबसे धीमा और मिसफिट साबित हुआ, उसी इंसान की आवाज इस सबसे तेज फॉर्मेट की सबसे बड़ी पहचान बन गई। हाँ, लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिक टुडे को दिए उनके एक डिटेल्ड इंटरव्यू को जब मैंने पढ़ा, तो समझ आया कि कमेंट्री बॉक्स में उनकी ये जो सफलता है, वो कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड, सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। उस इंटरव्यू में उनका विजन एकदम क्लियर दिखता है। उन्होंने जानबूझकर इंग्लिश कमेंट्री की उस सेटल्ड दुनिया में कदम रखने से परहेज किया। हाँ, उन्होंने इंग्लिश कमेंट्री को व्हाइट कॉलर्ड कहा था, मतलब सफेद पोश। उनका मानना था कि इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा सैनिटाइज्ड होती है, बहुत नियम कानून होते हैं ग्रामर के, वहाँ आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, उनके अंदर गजब की सेल्फ अवेयरनेस थी। किस तरह की अवेयरनेस? मतलब वो जानते थे कि इंग्लिश कमेंट्री में वो डैनी मॉरिसन जैसी क्रेजी एनर्जी या डेविड लॉयड, जिन्हें सब बम्बल बुलाते हैं, उनके जैसे ब्रिटिश विट नहीं ला सकते। और दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता था कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरह भारी भरकम उर्दू शायरी या मुहावरों की बौछार भी नहीं कर सकते। राइट। तो फिर भीड़ से अलग कैसे दिखें? उन्होंने अपनी मातृभाषा चुनी, हिंदी को चुना, लेकिन उसे एक बिल्कुल नया ही फ्लेवर दे दिया। हाँ, उन्होंने राइम्स और पंस का एक ऐसा खांचा तैयार किया जो सीधे सड़क पर या चाय की टपरी पर मैच देख रहे उस आम क्रिकेट फैन से कनेक्ट करता है। और उनके डायलॉग्स तो अब पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल। मेंस एक्सपी ने तो उनके डायलॉग्स की पूरी एक डिक्शनरी ही छाप दी है। जैसे वो बोलते हैं ना, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। और वो कोहली टबल्ला माशाल्लाह या चतुर चालाक चहल। और सबसे आइकॉनिक हवाई फायर बना दिया ना। और अगर हम सिर्फ कमाई के आंकड़ों पर ही नजर डालें, तो ये ब्रांड बहुत ही भारी प्रॉफिट में चल रहा है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ एक फ्रेशर कमेंटेटर को एक मैच के करीब 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं, वहीं आकाश चोपड़ा जैसे अनुभवी और पॉपुलर चेहरे को हर मैच की फीस करीब 6 से 10 लाख रुपए मिलती है। मतलब IPL के पूरे सीजन का अगर हिसाब लगाएं, तो ये कमाई आराम से कई करोड़ों में जाती है।
ये उनके उस नए टेम्पलेट की सफलता का सबसे बड़ा प्रूफ है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। क्या ये लगातार तुकबंदी करना या बार बार फनी डायलॉग्स मारना खेल के टेक्निकल एनालिसिस से ध्यान नहीं भटकाता? मेरा मतलब है, अगर कोई सिर्फ माशाल्लाह और हवाई फायर ही बोल रहा है तो वो गेम की टेक्निक कब समझा रहा है? क्या ये सिर्फ सस्ता एंटरटेनमेंट है या इसमें कोई गहरी सीख भी है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर उनकी असली बुद्धिमत्ता यानी स्मार्टनेस नजर आती है। अगर आप उनके काम को क्लोजली एनालाइज करें तो उनका ये मजाकिया अंदाज असल में एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स मतलब बाहर से एंटरटेनमेंट का एक लकड़ी का घोड़ा और उसके अंदर छुपे हैं भारी टेक्निकल क्रिकेट नॉलेज के सैनिक। एग्जैक्टली, बहुत सही एनालॉजी है ये। देखो, क्रिकेट का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो बहुत ही नीरस और ड्राई हो सकता है आम जनता के लिए। हाँ, बोरिंग हो जाता है। अगर कोई कमेंटेटर टीवी पर बैठकर ये समझाए कि लेग स्पिनर की रिस्ट पोजीशन क्या थी, सीम का एंगल कितने डिग्री पर था, पिच के रफ हिस्से से कितना डेविएशन मिला, तो दर्शक 2 मिनट में बोर हो जाएगा। ऐसे ही तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। दर्शक मैच एंजॉय करने बैठा है, उसे कोई फिजिक्स की क्लास थोड़ी लेनी है, वो तुरंत चैनल बदल देगा। और आकाश चोपड़ा इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो मुश्किल टेक्निकल बातों को इस तरह पैकेज करते हैं कि वो दिमाग पर भारी ना लगे। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। मान लीजिए जब कोई बैट्समैन स्पिनर को आगे बढ़कर मारना चाहता है, लेकिन वो गेंद की फ्लाइट को मिसजज कर देता है, फिर भी बल्ले का बाहरी किनारा लगता है और गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है। तो चोपड़ा ये नहीं कहेंगे कि बैट्समैन ने लेंथ पढ़ने में गलती की और उसका डाउन स्विंग गलत था। वो कहेंगे आप गलत बस में बैठ गए, फिर भी घर पहुंच गए। हाँ, और इस एक छोटी सी फनी लाइन में ना पूरी की पूरी टेक्निकल कहानी बयां हो जाती है। आम दर्शक को मजा भी आता है और वो अनजाने में ही समझ जाता है कि शॉट का सिलेक्शन गलत था, बस किस्मत अच्छी थी। मतलब उन्होंने क्रिकेट की उस भारी भरकम एलीट भाषा का एकदम लोकतंत्रीकरण कर दिया है। कॉम्प्लेक्स डेटा को ऐसे पैकेज किया कि वो एंटरटेनमेंट बन गया। बिल्कुल, ये सच में एक जीनियस डिलीवरी मैकेनिज्म है, और मुझे लगता है कि इसी पैकेजिंग की समझ ने उन्हें सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं रहने दिया। वो समझ गए थे कि फ्यूचर टीवी ब्रॉडकास्टिंग में नहीं है। हाँ, फ्यूचर डिजिटल ओनरशिप में है। और आज वो सोशल मीडिया पर किसी वन मैन मीडिया हाउस से कम थोड़ी हैं। उनका डिजिटल फुटप्रिंट इसका सबसे बड़ा सबूत है। YouTube पर उनका जो दबदबा है ना, वो किसी भी मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स चैनल को टक्कर दे सकता है। उनके चैनल के आंकड़े भी तो चौंकाने वाले हैं। करीब 5.19 मिलियन यानी 52 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके। और व्यूज तो 1.38 बिलियन मतलब 138 करोड़ को पार कर चुके हैं। और उनका जो कंटेंट है, उसकी ब्रांडिंग भी पूरी तरह से उनके नाम के ही इर्द गिर्द बुनी गई है। हाँ, जैसे #आकाशवाणी या #आपकी वाणी। और एक और कमाल की बात जो मुझे सोर्सेज से मिली, वो पहले ऐसे क्रिकेट कमेंटेटर बने जिन्होंने डिजिटल गेमिंग की दुनिया में भी कदम रखा। हाँ, वो जो मोबाइल गेम है ना, WCC 3 वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3, उसमें कमेंट्री के लिए उनकी आवाज को ऑफिशियली साइन किया गया था। ये दिखाता है कि वो नई तकनीक और नई जनरेशन, खास तौर पे जेनजी ऑडियंस के साथ खुद को कैसे लगातार अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच ना, जो चीज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका रिस्क लेने का तरीका। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं? मतलब अमूमन कोई भी पूर्व क्रिकेटर जब एनालिस्ट बनता है तो वो बहुत सेफ खेलता है। वो बड़ी फैन बेस वाली टीमों के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव बोलने से बचता है ताकि उसे ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े। हाँ, कोई भी फैंस का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन आकाश चोपड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हाल ही में उन्होंने IPL 2026 को लेकर जो भविष्यवाणियां की हैं, वो बहुत ही बेबाक है। उन्होंने प्लेऑफ के लिए मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और RCB को चुना है। और RCB को तो उन्होंने तब भी लिस्ट में रखा है जब टीम में नुवान तुषारा जैसे अहम गेंदबाजों की चोट की खबरें लगातार आ रही हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा धमाका तो ये है कि उन्होंने 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, KKR और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी दिग्गज टीमों को अपनी प्लेऑफ की लिस्ट से ही बाहर कर दिया। CSK और KKR को बाहर रखना, जिनके करोड़ों कट्टर फैंस हैं, ये तो सीधे सीधे इंटरनेट के एक बड़े हिस्से को नाराज करने वाली बात है। वही तो, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेते हैं? देखो, वो ये रिस्क इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ हवा में तीर नहीं होती, वो गहरे स्वॉट एनालिसिस पर बेस्ड होती हैं। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस। हाँ, जब वो CSK को बाहर करते हैं तो उसके पीछे उनका डेटा बोलता है कि टीम का कोर ग्रुप अब उम्रदराज हो रहा है और मेगा ऑक्शन के बाद जो ट्रांजिशन फेज आएगा उसमें टीम संघर्ष कर सकती है।
और केकेआर के लिए? केकेआर के लिए वो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ खास विदेशी खिलाड़ियों के जाने से या पिचों का बर्ताव बदलने से उनका जो स्पिन हैवी अटैक है वो शायद बेअसर हो जाए। तो इसका मतलब वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई विवादित बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हार्डकोर डेटा पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात उनके करियर के दूसरे और शायद सबसे इंटेलेक्चुअल पहलू को भी साबित करती है। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो हम उन्हें हवाई फायर करते हुए सुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जयदीप वर्मा के साथ मिलकर इम्पैक्ट इंडेक्स जैसे बेहद जटिल स्टैटिस्टिकल मॉडल पर भी काम किया है। और उन्होंने बाकायदा नंबर्स डू लाई नाम की एक पूरी किताब लिख डाली है इस पर। बिल्कुल। वैसे आपको बता दूं, वो कुल 4 किताबों के लेखक हैं। और ये जो इम्पैक्ट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट माना जाता है। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए जरा इसे आसान भाषा में समझाइए ना, ये इम्पैक्ट इंडेक्स काम कैसे करता है और ये हमारे नॉर्मल बैटिंग एवरेज से अलग कैसे है? श्योर। देखो, जो पारंपरिक बैटिंग औसत होता है वो सिर्फ ये देखता है कि एक खिलाड़ी ने कुल कितने रन बनाए और वो कितनी बार आउट हुआ। वो मैच का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता। कॉन्टेक्स्ट मतलब मैच की सिचुएशन। हाँ, मान लीजिए एक एकदम सपाट पिच है जहां टीम का स्कोर आसानी से 200 बन रहा है। वहां अगर कोई बल्लेबाज 50 गेंदों में सिर्फ 40 रन बनाता है तो उसका एवरेज तो बढ़ जाएगा, लेकिन मैच जीतने में उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट असल में नेगेटिव होगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा गेंदें बर्बाद कर दी और रन रेट गिरा दिया। बिल्कुल। इसके उलट इम्पैक्ट इंडेक्स ये मापता है कि किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन ने उस मैच में अपनी टीम के जीतने की संभावना को कितना बढ़ाया। अगर एक मुश्किल स्पिन फ्रेंडली पिच है जहां पूरी टीम ही 120 पर ऑल आउट हो रही है और वहां कोई बल्लेबाज 30 रन की पारी खेल दे, तो नॉर्मल आंकड़ों में तो वो सिर्फ 30 रन दिखेंगे। हाँ, लेकिन इम्पैक्ट इंडेक्स में उसका प्रभाव उस सपाट पिच वाले 40 रनों से कहीं ज्यादा बड़ा माना जाएगा। अरे वाह, ये तो क्रिकेट को देखने के पुराने तरीके को पूरी तरह से चुनौती देना हुआ। हाँ, और आकाश चोपड़ा ने इसी डेटा ड्रिवन सोच को अपनाया है। आपको शायद याद हो, ब्रॉडकास्टिंग में आने से पहले वो सालों तक ESPN क्रिकइन्फो के लिए बहुत ही बारीक और एनालिटिकल कॉलम लिखते रहे। यानी उनके अंदर एक सीरियस डेटा साइंटिस्ट और एक जोशीला क्रिकेट फैन दोनों एक साथ जिंदा है। और यही वो विरोधाभास है जो उन्हें बाकी सबसे एकदम अलग करता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी और इन अलग अलग सोर्सेज से मिली जानकारियों को एक जगह समेटें, तो आज की इस डीप डाइव से हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? मुझे लगता है सबसे अहम सबक ये है कि किसी एक फील्ड या एक स्किल में फेल होने का मतलब आपके कैरियर या जिंदगी का अंत नहीं होता है। सही बात है। आकाश चोपड़ा उस T20 फॉर्मेट के लिए एकदम आउटडेटेड साबित हुए, जो बहुत तेजी से बदल रहा था। और अगर वो सिर्फ इसी जिद पर अड़े रहते कि नहीं, मुझे तो एक आक्रामक बल्लेबाज ही बनकर दिखाना है, तो शायद वो क्रिकेट के इतिहास में कहीं गुम हो जाते। लेकिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना, जो उनका बल्ला नहीं था बल्कि क्रिकेट की उनकी वो गहरी समझ थी। और फिर उन्होंने उस ताकत को सही प्लेटफॉर्म और सही पैकेजिंग के साथ दुनिया के सामने पेश किया। बिल्कुल। इंग्लिश की बजाय हिंदी का चुनाव करना, भारी भरकम शब्दों की जगह कैची तुकबंदी यूज करना और टीवी के साथ साथ यूट्यूब जैसे डिजिटल मीडियम्स पर अपनी पक्की पकड़ बनाना, ये सच में खुद को रीइन्वेंट करने की एक मास्टर क्लास है। और ये हम में से किसी भी उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जिसे कभी अपने प्रोफेशन में या अपनी फील्ड में आउटडेटेड फील हुआ हो। एकदम सही। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा या पुरानी तकनीक आपको पीछे छोड़ रही है, तो अपना जुनून छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस उस जुनून को पेश करने का प्लेटफॉर्म बदलना है, अपना खुद का एक नया टेम्पलेट बनाना है। और यही बात इस कहानी को सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रखती, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हमारी ये चर्चा आज एक ऐसे सवाल पर आकर रुकती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। कैसा सवाल? देखिए, आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कुछ ही सेकंड में पूरे मैच का सबसे सटीक डेटा निकाल कर दे सकता है। हाँ, AI तो तुरंत इम्पैक्ट इंडेक्स कैलकुलेट कर लेगा। बिल्कुल। वो एक परफेक्ट समरी भी लिख सकता है। मशीनें लॉजिक और एनालिसिस में इंसानों से बहुत आगे निकलती जा रही हैं। तो ऐसे में इंसान को फ्यूचर में कौन सी चीज रेलेवेंट बनाए रखेगी? शायद वो चीज जो AI कभी नहीं समझ सकता, हमारी इंसानी भावनाएं और हमारा वो अटपटापन। एग्जैक्टली। AI आपको सारे आंकड़े तो दे देगा, लेकिन AI कभी उस एहसास को फील नहीं कर पाएगा कि जब कोई बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर भी छक्का मार देता है, तो उस किस्मत और उस ड्रामे को गलत बस में बैठकर सही घर पहुंचना कैसे कहा जाता है। सही बात है। सही समय पर मारा गया कोई फनी सा ताना, कोई अजीब सी राइमिंग
शायद इंसान की यही खूबियां या कह लें यही कमियां वो इकलौती चीज है जो भविष्य में हमें इन मशीनों से अलग करेंगी। तो ये सोचने वाली बात है कि हम में से हर किसी के अंदर वो कौन सा ट्रोजन हॉर्स छुपा है जो एंटरटेनमेंट और नॉलेज को मिलाकर हमारी अगली बड़ी सफलता का रास्ता बन सकता है। बिल्कुल। तो बस जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस पर सोचें और खुद को नए सांचे में गढ़ते रहें।